नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। यह चर्चा विस्तार पूर्वक की जाएगी यूपीएससी के पर्पज के लिए। ठीक है, तो हम बताते चले प्रस्तावना को। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। उसके बाद जो है इसमें कई विद्वान लोगों का कई मत रहे। जो है कई लोगों ने कहा, जैसे ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा कि यह प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, और इनके पालकी वाला जी ने कहा था कि नहीं, यह संविधान का परिचय पत्र है, और के मुंशी दास ने कहा था कि यह संविधान की कुंजी है या जनपत्र कुंडली है। तो जैसे हम आपके समक्ष राइट करते चलते हैं, लिखते चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा। आत्मा किसने कहा था जो संविधान की आत्मा है? ये ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था। ओके, ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था। उसके बाद परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा था? यह कहा था एन के पालकी वाला जी ने। एन के पालकी वाला जी ने कहा था। ठीक है, उसके बाद जन्म पत्र कुंडली, संविधान की जन्म पत्र कुंडली किसने कहा था? यह जो है कहा था के एम मुंशी जी ने। के एम मुंशी जी ने। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं संविधान कहाँ से लिया गया है। संविधान का जो क्या कहते हैं भाषा है, यह कहाँ से ली गई है? संविधान की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और संविधान का जो प्रस्तावना का की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहाँ पर देखिएगा, जो है विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। और आधार जैसे हमने आपको बताया कि ये 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया, और भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान की प्रकृति के बारे में बताते चलें। संविधान प्रस्तावना की प्रकृति, बार बार संविधान आ जा रहा है, तो क्योंकि उस संविधान ही का नाम अक्सर लबों पे गूंजा है, तो इसकी वजह से जो है संविधान आ जा रहा है। आते हैं, हम चर्चा करते हैं प्रस्तावना की प्रकृति। प्रस्तावना की प्रकृति है 5 होती हैं, जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो SSDR। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता, यह उद्देश्य है, पर्पज है। हम आपके समक्ष बताते चलते हैं। अभी थोड़ा सा ये आप लोग रुकिएगा। ओके, कि सबसे पहले आप लोगों को याद होनी चाहिए कि प्रस्तावना इंग्लिश और हिंदी दोनों में। प्रस्तावना एक बार हम आपको सुना देते हैं इंग्लिश में कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। ये 5 जो है प्रस्तावना के प्रकृति है। प्रकृति से कहते हैं, प्रकृति उसके नेचर कैसा है प्रस्तावना का, ये 5 है। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। इसके बाद जस्टिस पे आते हैं। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। एंड नेक्स्ट आते हैं लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एंड नेक्स्ट इक्विटी पे आते हैं। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ठीक है, अभी हम इसे हिंदी में भी बताते चलेंगे, लेकिन आप लोगों को ये याद होनी चाहिए जो है किस प्रकार से जो है आता है।
इंग्लिश में तो याद होनी चाहिए। इसके बाद हम फ्रेटर्निटी पे आते हैं। फ्रेटर्निटी अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, ये तो इंग्लिश में था। और उसके बाद हम हिंदी में कैसे इसे हम याद करेंगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता आता है। इसके बाद जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब नागरिकों में जो है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। इस प्रकार से आपको याद होनी चाहिए जो है, क्योंकि 2019 में प्रिम्बल से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है। आते हैं इसके अर्थों पर जो है कि हम भारत के लोग, विद द पीपुल ऑफ इंडिया का तात्पर्य होता क्या है। विद द पीपुल ऑफ इंडिया का तात्पर्य आपके समक्ष हम बताते चले। विद द पीपुल ऑफ इंडिया का कि भारत की जनता के द्वारा चुनी गए प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ है। तात्पर्य इसका यह हुआ कि विद द पीपुल ऑफ इंडिया का तात्पर्य यह हुआ कि भारत की जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये प्रकृति दी गई है प्रस्तावना की। 5 है संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से नीचे। हम अभी आते हैं नीचे। अब देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, यह उद्देश्य है और ऊपर दिया गया था वो 5 प्रकृति, यह उद्देश्य है, पर्पज है। चलिए यहाँ पर देखिएगा जो है संप्रभु, सॉवरेनिटी, इसे सॉवरेनिटी कहते हैं इंग्लिश में। संप्रभु का तात्पर्य होता क्या है। संप्रभु का जो तात्पर्य होता है कि आपको अपने एक विशिष्ट, एक निश्चित क्षेत्र में, एक भौगोलिक आपके क्षेत्र में आपको स्वयं निर्णय लेने का अधिकार हो, स्वयं स्वतंत्र हो कि आप स्वतंत्र रूप से आप निर्णय ले सके, न उस पर जो है कोई बाहरी राष्ट्र या बाहरी शक्तियां हस्तक्षेप कर सके। अपना निर्णय बाहरी रूप से या आंतरिक रूप से लेने में स्वतंत्र हो तो आप संप्रभु कहलाते हैं। जैसे हमारी भारत सरकार आंतरिक रूप से स्वतंत्र निर्णय ले सकती है और बाहरी रूप से भी निर्णय ले सकती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं संप्रभु, सॉवरेनिटी। समाजवादी का तात्पर्य दोस्तों क्या है। समाजवादी का तात्पर्य होता है कि हमारे देश में समाज में संपदा का उत्पादन होता है, उसका जो है वो समान रूप से वितरण भी होना चाहिए। समानता के उद्देश्य से ही उसका वितरण होना चाहिए। और सरकार को ऐसे कानून और नियम बनाने चाहिए जिससे आर्थिक असमानता कम हो। एक समाजवादी है कि समाज की संपदा, समाज में उत्पादित हुई संपदा स्रोत जो है उस पर सभी को जो है समान रूप से जो है समानता के हिसाब से जो उसका वितरण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष,
ये मुद्दे अक्सर चलते रहते हैं कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। पहले तो धर्मनिरपेक्ष था, जैसे मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लिखा गया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष ऐड कर दिया गया। क्या ऐड कर दिया गया? सॉरी, अब यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष ऐड कर दिया गया। धर्म का तात्पर्य होता है कि आपको जीवन जीने के लिए उन नियमों को धारण करने की का समुच्चय को हम से आप जीवन व्यतीत करने के लिए जिन नियमों के द्वारा आप जीवन व्यतीत करते हैं उन नियमों का समुच्चय धर्म कहलाता है। एक सीधा सीधा हम तात्पर्य बताएं कि धर्म जो है उन नियमों का समुच्चय है जिनको आप धारण करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनके बिना आपका जीवन जो है एक पशुवत हो जाएगा, आदिम व्यवस्था हो जाएगी। तो धर्म से आप जीवन जीने का तरीका से लिखा सीखते हैं। तो यहाँ पर निरपेक्ष की वजह से इसे हटा दिया गया कि अगर धर्म निरपेक्ष हो जाएगा कि आपको जीवन जीने के जो नियम है उन्हीं से आप तटस्थ रहेंगे तो आप अपना जीवन व्यतीत कैसे कर पाएंगे। तो इसकी जगह जो है पंथ निरपेक्ष ऐड कर दिया गया, सेकुलरिज्म ऐड कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष ऐड कर दिया गया। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि एक विशेष समुदाय की एक विशेष विचारधारा, अलौकिक विचारधारा के आधार पर अपना जीवन की जो प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, बनाने की व्यवस्था वो हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं। जैसे सिख धर्म एक पंथ निरपेक्ष है, हिंदू पंथ निरपेक्ष है, मुस्लिम पंथ निरपेक्ष है, शिया, सुन्नी, बौद्ध में हीनयान, महायान, ये सब पंथ निरपेक्ष है क्योंकि इनकी अपनी एक विचारधारा है, जीवन जीने की शैली है, जीवन की आगे बढ़ाने के लिए, उत्थान के लिए जो है। लेकिन जो मूल विचारधारा है जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये धर्म के अंतर्गत आता है। धर्म में एक व्यक्ति को जो है नागरिक के लिए उन नियमों का समुच्चय है जिनके बिना आप जी नहीं सकते। हम धर्म कहते हैं। धर्म नियमों का समुच्चय है जिनको धारण करके आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एंड नेक्स्ट लोकतंत्रात्मक, जिसे हम डेमोक्रेटिक कहते हैं। डेमो का तात्पर्य होता है जनता और क्रेटिक का तात्पर्य होता है शासन, जनता का शासन। आते हैं, चर्चा करते हैं डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का तात्पर्य होता है डेमोक्रेटिक। डेमो का तात्पर्य जैसे हमने आपको बताया कि डेमो का तात्पर्य जनता और क्रिटिक का तात्पर्य शासन, अर्थात जनता का शासन। अब्राहम लिंकन के शब्दों में कहा जाए तो जनता का शासन जनता के द्वारा, जनता के लिए ही लोकतंत्र व्यवस्था है। लेकिन वास्तविक रूप में कहा जाए लोकतंत्र व्यवस्था में आपको अपना प्रतिनिधित्व चॉइस करने का, चुनाव करने का स्वतंत्रता हो, विकल्प हो, व्यवस्था हो, तो उसे हम लोकतंत्रात्मक कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में सरकार का प्रमुख जो होता है उसका चुनाव होता है। पर गणराज्य में राष्ट्र का प्रमुख होता है, गणराज्य में राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि लोकतंत्रात्मक में सरकार का प्रमुख का चुनाव होता है। थोड़ा सा अंतर है, बस माइन्यूट अंतर है, इसे समझिएगा आप लोग। उसके बाद हम आते हैं न्याय पर। न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। 3 है जिसे हमने आपको बताया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 न्याय की व्यवस्था की गई है प्रस्तावना में। स्वतंत्रता 5 होती है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप।
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत उल्लेखित है और विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 के तहत उल्लेखित है। अनुच्छेद हम लिखते चलते हैं। दो स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत उल्लेखित है, आर्टिकल 19 के तहत, और जो तीन स्वतंत्रता है विश्वास, धर्म, उपासना की, यह आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में उल्लेखित है। उसके बाद हम आगे आते हैं समता पर। समता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल। कहने का तात्पर्य है कि आपको अवसर की समानता हो, प्रतिष्ठा की समानता हो। तो प्रतिष्ठा के समानता में 15, 17 और 18 अनुच्छेद आते हैं। प्रतिष्ठा की समानता में हम लिखते चलते हैं। प्रतिष्ठा के समानता में 15 अनुच्छेद, 17 और 18 अनुच्छेद आते हैं। वहीं पर अगर अवसर की, अपॉर्चुनिटी की समानता की हम बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 16 आता है, में उल्लेखित है। अब उसके बाद हम आते हैं बंधुत्व। बंधुत्व क्या है? फ्रेटर्निटी जिसे कहते हैं। फ्रेटर्निटी के अंतर्गत आता है अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसका अर्थ हम बताते चलते हैं आपको बंधुत्व का। बंधुत्व का तात्पर्य होता है कि भाईचारा। भाईचारा, जैसे आप एक परिवार में रह रहे हैं, आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से आप समाज के सदस्यों के साथ, समाज के लोगों के साथ व्यवहार करें और देश के नागरिकों के साथ व्यवहार करें, तो यह व्यवहार बंधुत्व कहलाता है। उसके बाद यूनिटी आते हैं, एकता। एकता में भावनाएं और देशभक्ति के द्वारा यूनिटी एकत्रित की जा सकती है। भावनाएं हैं, अभिव्यक्ति है, विचारधारा से एक तरीके से यूनिटी एकत्रित की जा सकती है कि अगर आपके विचार मिल रहे हैं, भावनाएं मिल रही हैं, मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति मिल रही हैं, तो आप एक तरह से यूनिटी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अखंडता। अखंडता का तात्पर्य है कि भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ाव अगर आपका हो, तो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने सीमा के क्षेत्र आते हैं वहां पर अखंडता करते हैं। जैसे हमारा जनपद काल, महाजनपद काल में अखंड भारत था। अखंड भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सभी जो है इसमें शामिल किए जाते थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसमें सब में विभाजित हो गए हैं। तो अखंडता का तात्पर्य है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से कलेक्टेड या क्षेत्रफल दृष्टि से एकत्रीकरण। और उसके बाद हम आते हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं प्रस्तावना संबंधित कुछ केसेस। जैसे यूनियन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए प्रस्तावना यह परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना जो है इन्फोर्सेबल नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय का तात्पर्य होता है कि आप प्रस्तावना में अगर कोई संशोधन होता है या उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। इसी के चलते बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ 1960 वाद आया। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ में कहा गया कि 1960 में जो है 60 में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर संविधान का भाग नहीं है।
तो इसलिए जो है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान ये संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। पर जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 आया तो इसमें कहा गया कि संविधान प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना के आधारभूत ढांचा, मूलभूत ढांचा में संशोधन नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया। तो 3 शब्द जोड़े गए थे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन कौन से थे वो शब्द जो बताते चले आपके समक्ष हम? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। उसके बाद आगे आते हैं। LIC ऑफ इंडिया केस 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अनुसार इनकी मूलभूत ढांचा या आधारभूत ढांचा में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, ये था प्रस्तावना संबंधित विस्तृत जानकारी आपके समक्ष। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड टेक केयर।